नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों 66वीं बीपीएससी जीके सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग गवर्नर जनरल और वायसराय जो हुए हैं उनके बारे में जानेंगे और इनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं उन सभी को समझेंगे विस्तार से। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, कई सारे फैक्ट जो हैं इससे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये भाग 1 है। आप इसे मेरे साथ में ही नोट बनाते चलें। जब आप पूरा नोट बना लें तो उसको एक बार पढ़ें, देखें, कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको लगेंगे कि हाँ ये सब एग्ज़ाम में पूछा जाता है अगर आपने टेस्ट प्रैक्टिस किया होगा तो। इसके अलावा दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं और आप इतना ज़रूर जान लें कि इसमें लगभग जो है अगर आप इसे अच्छे से तैयार करते हैं तो आपका 80 to 85 या 90% तक क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। इसके अलावा ये जो 10% रह जाता है इसे आप लगातार जो है अलग अलग टेस्ट पेपर लगाते रहें, जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसको इसी में ऐड भी कर लें, फिर आपका 100% जो है प्रिपरेशन होगा और उसे रिवीजन करते रहें। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, गवर्नर जनरल वायसराय, ठीक है, बीपीएससी विशेष है। इसके अलावा ये आपको किसी भी एग्ज़ाम में काम जरूर देगा। देखिए पहला गवर्नर है रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, ये गवर्नर जो है 2 बार बना था, ठीक है। एक बार इसका काल है 1757 से 1760 तक, दूसरा है 65 से 67 तक, 67 तक, ध्यान रखना है। देखिए रॉबर्ट क्लाइव जो है ये बंगाल का पहला गवर्नर था। इसी के काल में 1757 में जो है पलासी का युद्ध हुआ था। माफ़ करें। अब देखें, यदि आपसे पूछ ले कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था तो ध्यान रखना है रॉबर्ट क्लाइव। यह सवाल ऐसे पूछ ले कि पलासी का युद्ध जो है किस गवर्नर के काल में हुआ था तो वो भी रॉबर्ट क्लाइव, और ये खुद लड़ा था पलासी। देखिए पलासी का युद्ध जो है रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें देखिए यहाँ लिखा हुआ है रॉबर्ट क्लाइव इसमें जीता और सिराजुद्दौला इसमें हार गया। क्यों हारा? क्योंकि इसका जो सेनापति था, इसका मंत्री था, यही लोग इसको धोखा दिया था, ठीक है। इससे पहले वाले लेसन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि पलासी का जो युद्ध है इतिहास का सबसे छोटा युद्ध माना जाता है। कहता है केवल 1.5 घंटे में जो है रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था। चलिए अब देखिए इसने क्या किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की। इस क्वेश्चन में जितना आप स्टार लगा लें उतना कम है। क्यों? क्योंकि कई दफ़ा पूछा जा चुका है। सवाल आपसे पूछ लेगा कि बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने की, तो ध्यान रखें रॉबर्ट क्लाइव ने। ये द्वैत शासन क्या है? डुअल गवर्नमेंटशिप, जैसे कि एक जो है एक व्यक्ति जो है प्रशासन को देखेगा और दूसरा व्यक्ति जो है वित्तीय कार्यभार संभालेगा। तो प्रशासन की जिम्मेदारी इसने नवाब के ऊपर थोप रखी थी और वित्तीय कारोबार ये खुद संभालता था, ठीक है। अब देखते हैं इसने आगे और क्या क्या काम किया। ये जो द्वैत शासन है ये 1765 से लेकर के 1772 तक चला, ठीक है, 1772 तक चला और इस काल को भारतीय लूट का काल कहते हैं। सवाल आपसे पूछ ले, देखिए जो आप जानते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, आप बिल्कुल सीखें। सवाल अगर आपसे पूछ लेगा कि भारतीय लूट का काल, ऑप्शन में रहेगा 1765 से 72, फिर ऑप्शन में रहेगा 1857 से 1868, इस तरह करके आपको 4 ऑप्शन पेश कर देगा। तो ध्यान रखना है भारतीय लूट का काल किसे कहते हैं, तो 1765 से 72। क्यों? क्योंकि इस दौरान जो इसने द्वैत शासन लगाया जिसमें वित्तीय जो कार्यभार है, वित्तीय जो भी हिसाब किताब है ये अपने पास रखा और प्रशासन दे दिया गवर्नर को, नवाब को। चलिए देखिए इसने क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव ने सरकारी कर्मचारियों को उपहार लेने पर रोक लगा दी, ठीक है। सरकारी कर्मचारियों पर उपहार लेने पर रोक किस गवर्नर जनरल के द्वारा लगाया गया, तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, ध्यान रखें। फिर देखिए 1765 में ही जो है इलाहाबाद की संधि हुई, बहुत इंपॉर्टेंट संधि है। क्या है देखिए वो संधि, पहले देखें किसके किसके बीच हुआ। तो इलाहाबाद की संधि हुई रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल बादशाह था, ठीक है, और इसके साथ जो है सुजाउद्दौला भी था जो कि अवध का नवाब था। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई, तो 1765 ईस्वी में।
संधि में क्या हुआ? तो इसमें जो है अंग्रेजों को कर वसूलने का अधिकार मिल गया, क्योंकि ये लोग जो है लगभग अब बस जी रहे थे, ठीक है, इनका प्रभाव एकदम जीरो हो गया था। तो मजबूरन जो है अपना पद के लालच में जो है ये लोग जो अंग्रेज कहते गया वो करते गया, और इलाहाबाद की संधि के तहत अंग्रेजों को कर वसूलने का जो है अधिकार मिल गया। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि 1764 ईस्वी में, ध्यान रखना है 1764, यहाँ पर आप ध्यान रखें, कार्यकाल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखें 57 से 60, 65 से 67, इसका मतलब 60 से 65 गड़बड़ है, मतलब कौन था? ठीक है, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, 1764 में 1764 बक्सर का युद्ध हुआ। इस समय बंगाल का गवर्नर जो है वेंसी टाट था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें, सवाल आपसे पूछ लेगा कि बक्सर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था। तो आपको तो पता है 57 से 60 तक ये था, फिर 65 से 67, लेकिन कंफ्यूज ना करें, इस दौरान जो है रॉबर्ट क्लाइव नहीं था। जब बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ उस समय बंगाल का गवर्नर वेंसी टॉट था। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने अभी पढ़ा कि रॉबर्ट क्लाइव ने जो है वित्तीय जिम्मेदारी थी वो अपने ऊपर ले ली, प्रशासन का भार दे दिया नवाब के ऊपर। तो इसने जो है रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में जो है कर वसूलने हेतु मोहम्मद रजा खां को तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय को, ये क्वेश्चन देखिए बिहार का फेवरेट है, कई दफ़ा बीपीएससी में पूछा गया है, बिहार सीजीएल में पूछा गया है, क्या किया? उप दीवान बनाया। आपसे यदि सवाल पूछ ले कि रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार के लिए किसे उप दीवान नियुक्त किया, तो राजा सिताब राय, और बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां, ध्यान रखना है, बंगाल मोहम्मद रजा खां, बिहार राजा सिताब राय। ठीक है दोस्तों, तो ये था रॉबर्ट क्लाइव के बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। बाकी देखिए दोस्तों, अगला जो गवर्नर है ये है वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, एक बात आप ध्यान रख लें, भले स्मार्ट बोर्ड नहीं है लेकिन आपको कंटेंट में कहीं भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, बिल्कुल इसको पढ़ के ही जो है अभी तक हमको बहुत फ़ायदा हुआ है और आपको भी होगा। ठीक है, चलिए वारेन हेस्टिंग्स, इसका कार्यकाल देखें 1772 से 85। कार्यकाल याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप रख लेते हैं तो आप ऑप्शन को छांटने में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। फिर भी देखते हैं। वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। ठीक है, अब द्वैध शासन लगाया कौन था? अभी जस्ट पढ़े रॉबर्ट क्लाइव। इसका काल कब से कब तक चला था? तो 65 में लगाया और देख रहे हैं 72 तक चला। इसे जो है भारतीय लूट का काल कहा जाता है। ठीक है, अब सवाल पूछ लेगा कि द्वैध शासन की समाप्ति किस गवर्नर ने की है, तो ध्यान रखें वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग्स ने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नामक एक पद का सृजन किया। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नामक पद का सृजन किसने किया है? तो ध्यान रखें वारेन हेस्टिंग्स ने। आगे देखिए, कहता है इसी के काल में, वारेन हेस्टिंग्स के काल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अधिनियम लाया गया। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ। अब देखिए इस एक्ट में क्या हुआ, पॉलिटी में भी हम लोग पढ़ चुके हैं लेकिन एक बार देख लेते हैं। कहता है इस एक्ट के तहत बम्बई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। ठीक है, जैसे यहाँ समझे बम्बई है, ठीक है, यहाँ मद्रास है और यहाँ अगर बंगाल है, तो क्या हुआ कि यहाँ का बम्बई गवर्नर और मद्रास का गवर्नर को पहले तीनों को बराबर शक्ति था। ठीक है, बम्बई, मद्रास और बंगाल को, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बम्बई वाले को और मद्रास वाले को इसके अधीन कर दिया गया। ध्यान रखें। फिर देखिए, कहता है कि गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल कर दिया गया। ध्यान रखना है, किस अधिनियम के तहत गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल कर दिया गया? तो ध्यान रखना है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस प्रकार कंपनी का अंतिम गवर्नर तथा कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स हुआ। देखिए कंफ्यूज नहीं करिए, ये सब दोनों सवाल पूछा गया है।
कंपनी का अंतिम गवर्नर, तो वारेन हेस्टिंग्स। कंपनी का पहला गवर्नर जनरल, तो वारेन हेस्टिंग्स। ध्यान रखना है। देखिए वारेन हेस्टिंग्स ने कुछ इंपॉर्टेंट काम किए थे। क्या क्या किया था देखिए, तो वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 ईस्वी में 1781 कलकत्ता में प्रथम मदरसा स्थापित किया। ठीक है, सवाल आपसे पूछ लेगा कि मदरसा की पहली बार मदरसा की स्थापना किसने की थी, 1781 में या कलकत्ता में, तो वारेन हेस्टिंग्स ने। इसके अलावा देखिए इसने वारेन हेस्टिंग्स के काल में 1774 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। दो तरह से सवाल बनता है कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में किस गवर्नर जनरल के काल में की गई, तो वारेन हेस्टिंग्स। यह सवाल पूछ लेगा डायरेक्ट कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो 1774 में। ध्यान रखना है। अगला फैक्ट है कि वारेन हेस्टिंग्स के काल में ही 1780 ईस्वी में प्रधान डाक कार्यालय की स्थापना की गई। प्रधान डाक कार्यालय। फिर देखिए 1773 के एक्ट में जो कमी रह गई थी, इस कमी को दूर करने के लिए 1781 ईस्वी में एक्ट ऑफ सेटलमेंट पास हुआ। ध्यान रखें, पूछ लेगा पिट्स इंडिया एक्ट कब पास हुआ, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब पास हुआ, तो इसका डेट याद रखना जरूरी है। ठीक है, 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट किस लिए पास हुआ, ताकि 1773 में जो कमी रह गई थी उसको दूर किया जा सके। अब आपको ध्यान रखना है कि 29 जनवरी 1780 को, कब, 29 जनवरी 1780 को भारत का पहला समाचार पत्र वारेन हेस्टिंग्स के काल में ही प्रकाशित हुआ। अब भारत का जो पहला समाचार पत्र था ये है बंगाल गजट। ठीक है, जिसका प्रकाशन जेम्स अगस्टस हिक्की ने किया था। कब किया था, तो 29 जनवरी 1780 को। ध्यान रखना है, चूंकि 29 जनवरी 1780 को भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट जेम्स हिक्की द्वारा प्रकाशित हुआ था, इसीलिए 29 जनवरी को समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है। कभी नहीं भूलने वाला फैक्ट है ये। ठीक है, समाचार पत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जनवरी को। क्यों, क्योंकि 29 जनवरी 1780 में ही जो है वारेन हेस्टिंग्स के काल में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट था, जिसका प्रकाशन जेम्स हिक्की ने किया था, इसीलिए। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कहता है कि गीता का अंग्रेजी अनुवादकार कौन था, विलियम विलिकिंस। ध्यान रखें, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, विलियम विलिकिंस, जो कि वारेन हेस्टिंग्स के दरबार में रहता था। इसको इसका संरक्षण प्राप्त था। चलिए अगला देखिए फैक्ट क्या है, कहता है वारेन हेस्टिंग्स के काल में ही 1784 ईस्वी में, देखिए छोटा करके लिखे हैं। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1784 में सर विलियम जोन्स ने, किसने, सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। ये वाला फैक्ट यहाँ पर आप जरा नज़र दौड़ाइए। क्या लिखा है कि 1784 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की वारेन हेस्टिंग्स के काल में। अगला फैक्ट देखिए, वारेन हेस्टिंग्स के काल में ही 1782 ईस्वी में 1782 जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। सवाल कई दफ़ा पूछा गया है कि बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना कब और किसने की, तो 1782 में हुई भाई। किसने की, जोनाथन डंकन ने। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था जिसने क्या किया, मुगल को मिलने वाला पेंशन जो है उसको बंद कर दिया था। ठीक है, बाद में फिर ये स्टार्ट हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखिए 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट लागू हुआ। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पढ़े, 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट पढ़े। अब देखिए 84 में आ गया क्या, पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के तहत क्या हुआ, ध्यान रखना है, तो इसने क्या किया कि व्यापार और प्रशासन को अलग कर दिया। ठीक है, मतलब
व्यापार और प्रशासन को अलग किस एक्ट के तहत किया गया? 1784, ध्यान में रखना है। फिर देखिए और क्या किया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई ताकि गवर्नर जनरल के अधिकारों पर अंकुश लगाया जा सके। ठीक है, यदि आपसे पूछ ले कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई, तो 1784। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था? देखिए ये आप इस तरह समझें कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये मान लेते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसमें कुछ मेंबर हैं, 4 मेंबर हैं, ठीक है, और ये है गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ये अधिकार दिया गया कि इसके द्वारा लिए गए डिसीजन को ये बदल सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसकी पावर पर अंकुश लग रहा है। ठीक है, यदि इन बोर्ड ऑफ जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, उसे लगता है कि इसने जो है कहीं ना कहीं अन्याय किया है या गलत किया है, या कंपनी के साथ धोखा, या ब्रिटेन के साथ धोखा, या आम जन के साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, और इसे लग जाता है कि ये गलत है, तो इसके डिसीजन को रद्द किया जा सकता है। बेसिकली बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या काम हुआ? तो गवर्नर के अधिकारों पर अंकुश लगाना। चलिए आगे देखते हैं। फिर देखिए, और वारेन हेस्टिंग्स ने जो है अपने अधिकारों का दुरुपयोग भी किया था। इसी वजह से वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग भी लगाया गया। पहला मतलब एकमात्र गवर्नर है वारेन हेस्टिंग्स जिस पर उसकी महाभियोग लगाया गया था। अब देखिए एक सवाल बहुत पूछा जा चुका है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? तो ध्यान क्या रखना है भैया, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए वीडियो को एक बार शेयर और लाइक जरूर करें आप लोग। आगे पढ़ते हैं। अपना अगला गवर्नर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका काल देखें 86 से 93, 1786 टू 1793। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये देखिए क्या क्या कांड किया है, मतलब क्या क्या कार्य किया है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, पटना और ढाका में सेशन कोर्ट की स्थापना की। कहाँ पर? कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, पटना और ढाका में सत्र न्यायालयों की स्थापना की। कॉर्नवालिस ने क्या किया कि व्यक्तिगत व्यापार जो चलता था उस पर रोक लगा दी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सवाल पूछ लेगा कि किस गवर्नर जनरल के द्वारा व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया? तो ध्यान क्या रखना है, कॉर्नवालिस। फिर देखिए आगे क्या कहता है। कॉर्नवालिस के काल में 1793 का राजलेख अधिनियम पास हुआ। 1793 का राजलेख अधिनियम, इसमें क्या था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो व्यापार का एक अधिकार था उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, जो व्यापार का इन लोग को टाइम ड्यूरेशन मिला था, समय का जो मिला था अल्टीमेटम, उसे 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया 1793 राजलेख अधिनियम के तहत। इसी अधिनियम के तहत एक मुख्य काम ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले अधिकारियों को वेतन जो है भारत से दिया जाने लगा। ये मुख्य काम उनके हिसाब से हुआ, हमारे लिए तो नुकसान ही था। ठीक है, तो राजलेख अधिनियम 1793 के तहत अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भी काम कर रहे हैं अधिकारी, उन्हें वेतन कहाँ से मिलने लगा? भारत से मिलने लगा। चलिए अगला देखिए क्या कहता है। 1793 ईस्वी में 21 अप्रैल 1793, ये 1793 तो आप जरूर याद रखें, 21 अप्रैल याद रखें ना रखें। 1793 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विसेज मतलब भारतीय नागरिक सेवा की शुरुआत की गई। किसने की? कॉर्नवालिस ने। इसलिए भारतीय नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? कॉर्नवालिस को। कई दफ़ा एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारतीय नागरिक सेवा का जनक किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है, तो ये है कॉर्नवालिस, ध्यान में रखना है। फिर देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की नीति को शुरू किया 1793 ईस्वी में। कहने का मतलब आप है कि आपको उपज हो ना हो, उसको जो है जो फिक्स कर दिया है रेट, उतना रेट चाहिए ही। आप एक बार कंफर्म बोलें, शायद ये 1/11 था या 10/11 था। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त मतलब इसने रेट को फिक्स कर दिया। कब? 1793 में। और ये ध्यान रखें कि अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत तो कॉर्नवालिस ने की थी,
लेकिन अस्थाई बंदोबस्त की योजना बनाई थी किसने? जॉन शोर ने। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई, जिसे कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में लागू कर दिया। ध्यान रखें। अगला देखिए, कॉर्नवालिस की मृत्यु 1805 ईस्वी में हो गई। ठीक है, भारत में ही मरा ये, और इसका कब्र यूपी के गाजीपुर में। देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ है, तो ध्यान रखना है यूपी के गाजीपुर में। अगला है लॉर्ड वेलेस्ली। जो गवर्नर स्किप मार रहे हैं आप घबराइए मत, उससे क्वेश्चन नहीं निकलता, अगर निकलेगा तो आपको साइड में लिखा हुआ मिल जाएगा। ध्यान रखना है, लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805। लॉर्ड वेलेस्ली जो है खुद को बंगाल का शेर कहता था। देखिए कौन सा गवर्नर था भैया जो बंगाल का शेर खुद को कहता था, तो लॉर्ड वेलेस्ली था। लॉर्ड वेलेस्ली ने देखिए सहायक संधि की शुरुआत की। कई दफा सवाल पूछा गया है कि सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी, तो ये था लॉर्ड वेलेस्ली। इससे पहले याद रखें कि डुप्ले ने भी किया था। ठीक है, देखिए सहायक संधि क्या होता है, इसको आप मोटा मोटी समझ लें कि ये राज दरबार है। ठीक है, और यहाँ का जो प्रशासन है, इस प्रशासन में अंग्रेज का एक अधिकारी बैठेगा। ठीक है, और उसकी सुरक्षा में कई सारे सैनिक भी रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो राजा या जो प्रशासक है या जो भी है, नवाब है, जो कोई भी है, वो यहाँ कोई भी डिसीजन लेता है तो उस डिसीजन में इसका प्रभाव रहेगा। ठीक है, और इसका वेतन, इसकी सुरक्षा में लगे लोगों का वेतन सब इसको देना होगा। बेसिकली ये हो गया कि आपके ऊपर सहायक संधि के माध्यम से आपके शासन पर अंकुश लगाना और आपको वित्तीय नुकसान देना। आप किसी से संधि नहीं कर सकते, कुछ भी करना है तो आपको इसकी अनुमति आवश्यक है। ये हो गया एक तरह से सहायक संधि। इसकी शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी, ध्यान में रखना है। कई सारे जो स्टेट्स थे उस समय, प्रांत थे, उन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया था, लेकिन उनमें एक था इंदौर के होलकर, इन्होंने जो है सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। ध्यान रखना है। फिर देखिए लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। सवाल पूछ लेगा कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की है, तो ध्यान क्या रखना है भैया, लॉर्ड वेलेस्ली ने। ठीक है, सहायक संधि किसने किया, लॉर्ड वेलेस्ली ने। सहायक संधि को अस्वीकार किसने किया, तो इंदौर के होलकर ने। फिर देखिए लॉर्ड वेलेस्ली के काल में ही 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया। ठीक है, कब, 1803 में। उस समय अगर पूछ ले मुगल शासक तो अली गौहर, ध्यान रखना है। और मुगलों को अपना पेंशनर बनाया, ध्यान रखें। इस प्रकार जो है अंग्रेजों का पहला पेंशनर बनने वाला मुगल बादशाह हुआ शाह आलम द्वितीय। ठीक है, ध्यान रखें, सवाल पूछ लेगा कि अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला पहला मुगल शासक कौन है, तो शाह आलम द्वितीय। ठीक है, वेलेस्ली ने और क्या काम किया था, खतरनाक काम किया इसने, गलत काम किया क्या, तो भारतीय समाचार पत्रों पर इसने प्रतिबंध लगा दिया। सवाल आपसे पूछ लेगा कि भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंधित किसने किया समाचार पत्रों को, तो वेलेस्ली ने। अगला है देखिए सर जॉर्ज बार्लो। ठीक है, इसका काल है 1805 से 1807। कोई खास काम नहीं किया, लेकिन ध्यान में रखना है कि भारत का प्रथम सैनिक विद्रोह जो हुआ था, पहला सैनिक विद्रोह तमिलनाडु के वेल्लोर में हुआ, और ये हुआ था सर जॉर्ज बार्लो के काल में। इतना भर इसमें ध्यान रखना है। उसके बाद एक फैक्ट आप ध्यान रखिए कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में, किसके काल में, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में 1822 में काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ था। ठीक है, काश्तकारी अधिनियम किसके काल में, लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में, ये ध्यान रखना है। अगला है लॉर्ड मिंटो प्रथम।
देखिए लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड मिंटो के काल में 1809 में अमृतसर की संधि हुई। सवाल आपसे पूछ ले कि अमृतसर की संधि कब हुई, तो 1809 में। किसके किसके बीच, तो ये भी ध्यान रखिए, ये हुआ लॉर्ड मिंटो प्रथम और महाराजा रंजीत सिंह के बीच। ठीक है। इसमें देखिए संधि में क्या हुआ, तो पंजाब का दक्षिणी भाग जो है सतलज नदी के ऊपर वाला साइड जो नीचे वाला साइड जो है मिंटो ने ले लिया और उत्तरी भाग महाराजा रंजीत सिंह को दे दिया संधि के तहत। ठीक है। मिंटो के काल में ही ध्यान रखना है 1813 का चार्टर अधिनियम एक्ट जो है भारत आया 1813। इसमें क्या हुआ देखिए, तो 1813 चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरी भारत आए। ठीक है, जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते थे और लोगों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करवा देते थे। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कई दफ़ा पूछा गया है, कि जो है 1813 चार्टर अधिनियम के तहत भारत में शिक्षा पर विकास हेतु 1 लाख रुपए की राशि सालाना जो है आवंटित की गई। ये सवाल आपसे पूछा जा चुका है, किस एक्ट के तहत 1 लाख सालाना की राशि जो है आवंटित की गई, तो ध्यान रखना है 1813 चार्टर अधिनियम के तहत। फिर देखिए इसमें एक और काम हुआ, क्या, तो चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक फैक्ट आपको दिख रहा होगा, साइड में लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ, तो 1813-14 में। ये इस साल बिहार दरोगा में शायद पूछा गया था। ठीक है, आंग्ल नेपाल युद्ध 1813-14 में हुआ और ये जो है आंग्ल नेपाल युद्ध संगोली की संधि से अंत हुआ इस युद्ध का। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दौरान जो गवर्नर था लॉर्ड हेस्टिंग था, वारंग नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग। सवाल आपसे पूछ लेगा कि आंग्ल नेपाल युद्ध किस गवर्नर के काल में हुआ, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में। यह सवाल पूछ लिया कि आंग्ल नेपाल युद्ध जो है किस संधि से समाप्त हुआ, तो संगोली की संधि से। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने ही ध्यान रखें कि पिंडारियों का दमन किया था। पिंडारी जो है आक्रमणकारी होते थे, लूट लिया करते थे और विद्रोह किया करते थे अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन इनका दमन किसने कर दिया, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में ही 1813-14 में जो है कौन सा युद्ध हुआ था, हम लोगों ने भी जस्ट पढ़ा है, देखिए आंग्ल नेपाल युद्ध, जो कि कैसे बंद हुआ, संगोली की संधि से। चलिए अगला है लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835। देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल हुआ तथा भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। कैसे, देखिए अधिनियम 1833, ठीक है, अधिनियम के तहत जो है बंगाल के गवर्नर को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो आपसे यदि सवाल पूछ ले कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, और भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो वो भी लॉर्ड विलियम बेंटिक। ध्यान रखना है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। सवाल आपसे पूछ लेगा कि कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल ने किया था, तो ध्यान रखना है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। इसके अलावा आप ध्यान रखें कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत से 3 प्रथा का अंत किया। ठीक है, कौन कौन 3 प्रथा है ये देखते हैं। पहला जो प्रथा इसने समाप्त किया वो है 1829 में सती प्रथा। राजा राम मोहन राय का इसमें बहुत ही बड़ा सहयोग था। ठीक है, दूसरा 1830 में, डेट याद रखना है क्योंकि पूछा हुआ है सब डेट, ठगी प्रथा। ठीक है, ये अंत किया था कर्नल स्लीमैन की सहायता से। ये सवाल में पूछा गया है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किसकी सहायता से ठगी प्रथा का अंत किया, तो कर्नल स्लीमैन। यह सवाल पूछ लिया कि ठगी प्रथा का अंत जो है किस वर्ष हुआ, तो 1830 में। इसके 3 साल के बाद 1833 में नरबली प्रथा पर रोक लगाया। ठीक है, तो ये 3 प्रथा जो था इसको लॉर्ड विलियम बेंटिक ने समाप्त किया। चलिए अगला देखिए, कहता है
कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मंडल आयुक्त नामक एक पद का सृजन किया था। ठीक है, मंडल आयुक्त नामक पद का सृजन किसने किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हम लोग पढ़े हैं, किसने किया? वारेन हेस्टिंग्स। तो ध्यान रखिए, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, कहता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने आगरा में जो है, आगरा प्रेसिडेंसी में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछ लेगा। कलकत्ता में तो 1774 में सुप्रीम कोर्ट स्थापित हो चुका था, लेकिन अगर आपसे सवाल पूछ ले कि आगरा प्रेसिडेंसी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसने की, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक है, इसके अलावा देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट कहता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में, किसके काल में? लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में मैकाले की अनुशंसा पर, ठीक है, भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया गया। 1835 का ये बात है। सवाल आपसे पूछ लेगा किसकी अनुशंसा पर भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया, तो ध्यान रखना है मैकाले की अनुशंसा पर। कब? 1835 में। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक एक ऐसा गवर्नर था जिसने कि भारतीयों को भी उच्च पदों पर नियुक्ति की थी। उच्च पदों पर मतलब इससे पहले जो गवर्नर हुए, उन्होंने, कहने का मतलब ये है कि हवलदार का एक पोस्ट है, फिर एएसआई है, एसआई है, फिर इंस्पेक्टर है, इस तरह का जो पद होता था, तो उस समय जो सबसे नीचे वाला जो पद होता था, लोअर पोस्ट, तो भारतीयों को इससे पहले जो है वही पोस्ट दिया जाता था, इससे पहले के गवर्नरों के द्वारा। लेकिन इसने क्या किया? बेंटिक ने उच्च पदों पर नियुक्ति दी। उच्च पदों पर नियुक्ति का अर्थ है कि इसने जो सबसे नीचे वाले से उठा करके एक दो पोस्ट ऊपर दिया, इस तरह का काम किया है, ये कहने का मतलब है। फिर देखिए अगला है चार्ल्स मेटकॉफ। इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो है बिहार का फेवरेट क्वेश्चन है, कई दफ़ा पूछा गया है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को। ध्यान रखें, यहीं पर आप लिखा हुआ देख रहे हैं कि दास प्रथा का अंत 1843 में, ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, लॉर्ड एलिनबरो के काल में हुआ। अगले अपने गवर्नर हैं लॉर्ड डलहौजी, 1848 से 1856 तक, 1856। देखिए, लॉर्ड डलहौजी को जो है भारत भेजा गया था विस्तारवादी नीति के तहत। ठीक है, इसने जो है, डलहौजी ने अंग्रेजी क्षेत्रों का जो है विस्तार किया था। विस्तारवादी नीति के अंतर्गत लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले क्या किया कि पंजाब के जो महाराजा थे दलीप सिंह, उन पर आक्रमण कर लिया और 1849 में पंजाब पर अधिकार कर लिया। देखिए, कई दफ़ा एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पंजाब पर अंग्रेजों ने कब अधिकार किया, तो 1849, 1849 में। दिल्ली पर पूछे तो 1803 में वेलेस्ली के काल में, शाह आलम द्वितीय उस समय जो है शासक था, ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए लॉर्ड डलहौजी ने जो है कुशासन का आरोप लगा करके अवध को भी हड़प लिया। ठीक है, और इस समय अवध का जो नवाब था वो था वाजिद अली शाह। देखिए, पंजाब पर जब अधिकार कर लिया तो दिलीप सिंह से ने जो है कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को दे दिया था। तो ध्यान रखें, महारानी विक्टोरिया को कोहिनूर हीरा किसने दिया? दलीप सिंह ने। ठीक है, और दलीप सिंह को जो इन्हें जो है ब्रिटेन भेज दिया गया और वहाँ पर पेंशनर के रूप में रखा गया। डलहौजी ने भारत में हड़प नीति को चलाया, जिसको कि हम लोग अंग्रेजी में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। कई दफ़ा यही लिख देता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत किसने की? तो लॉर्ड डलहौजी ने। उसके बाद देखिए इसने कुछ काम किए थे जो कि पूछा जाता है। 1852 में लॉर्ड डलहौजी ने लोक निर्माण विभाग PWD की स्थापना की तथा भारतीय डाक विभाग की भी स्थापना की। तार सेवा को चलाया। कब? 1853 में। कहाँ से कहाँ तक? ध्यान रखें, कलकत्ता से आगरा तक तार सेवा की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने की थी 1853 में, और डाक सेवा को शुरू किया। इसके अलावा देखिए 1852 में ही लॉर्ड डलहौजी ने इनाम कमीशन की स्थापना की थी। सवाल आपसे पूछ ले कि इनाम कमीशन की स्थापना किसने की थी? डलहौजी ने। यह सवाल पूछ ले इनाम कमीशन की स्थापना कब की गई थी? 1852 में।
किस गवर्नर जनरल ने PWD विभाग स्थापित किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। तार सेवा पहली बार कब और कहां से कहां तक चलाया गया था? तो 1853 में कलकत्ता से आगरा तक। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखिए इसी के काल में, लॉर्ड डलहौजी के काल में ही 16 अप्रैल 1853 को भारत की पहली ट्रेन जो थी, पहली बार भारत में ट्रेन चला था मुंबई से थाने के बीच, 34 किलोमीटर, हम लोग को फैक्ट याद है। और चलने वाली ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी, ध्यान रखें। नेक्स्ट है, लॉर्ड डलहौजी ने शिमला को अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। कई दफ़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा जा चुका है कि किस गवर्नर जनरल ने ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बनाया था? तो डलहौजी ने। यह सवाल इस तरह भी पूछा गया है कि अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ थी? तो ध्यान रखें, शिमला। फिर देखिए, डलहौजी के काल में ही जो है शिक्षा में सुधार हेतु वुड डिस्पैच लागू किया गया, वुड डिस्पैच। फिर देखिए, लॉर्ड डलहौजी के काल में 1853 ईस्वी में भारतीय नागरिक सेवा हेतु लिखित परीक्षा की जो शुरुआत जो है ये लंदन में हुई, ठीक है। और ये जो है भारत के इलाहाबाद में शुरू हुआ 1922 ईस्वी से, ध्यान रखना है इस फैक्ट को। और पहले भारतीय थे जो भारतीय नागरिक सेवा को जिन्होंने क्रैक किया था, ये थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। फिर देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया कि गन फैक्ट्री को कलकत्ता से मेरठ ले आया, ठीक है। और 1852 में चार्ल्स वुड डिस्पैच के तहत भारत में 3 यूनिवर्सिटी जो है 1857 में स्थापित हुई। कौन कौन सा? कलकत्ता में, मुंबई में और मद्रास में। यहाँ पर तीनों जगह जो है 1857 में लेकिन हुआ है, ध्यान रखना है, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने अपने कार्यकाल में 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह विधेयक को पेश किया था, ठीक है। पारित नहीं हुआ था, ये पारित हुआ था कैनिंग के काल में। आगे देखते हैं, लॉर्ड कैनिंग है अपना, कहता है कि लॉर्ड कैनिंग इसी के काल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है पारित हो गया, कानून बन गया। और जिसे हम लोग CAG बोलते हैं अभी वर्तमान में, तो महालेखा परीक्षक नामक पद की जो है स्टार्ट लॉर्ड कैनिंग ने की थी। देखिए कई पद जो स्टार्ट किए गए हैं गवर्नर ने, ये सब पूछता है, जैसे मंडल आयुक्त बेंटिक, डिप्टी कलेक्टर वारन हेस्टिंग्स, CAG पद तो कैनिंग, ध्यान रखना है सबको। 1857 की क्रांति जो है लॉर्ड कैनिंग के काल में ही हुई थी, ध्यान रखना है। और 1858 में जो है भारत शासन अधिनियम पास किया गया, जिसके तहत क्या हुआ कि गवर्नर जनरल जो पद चले आ रहा था भारत का गवर्नर जनरल, इसे हटा करके वायसराय कर दिया गया। तो इससे ये हुआ कि लॉर्ड कैनिंग जो है ये अंतिम गवर्नर था और पहला वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही कहलाया। इसके अलावा देखिए महत्वपूर्ण चेंजेस ये हुए कि हड़प नीति के तहत जो राज्य लिए गए थे उन्हें लौटा दिया गया और शासन की जो जिम्मेदारी है ये कंपनी के हाथ से सीधे आ गई ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। ये इंपॉर्टेंट चेंजेस हुआ है, ध्यान रखना है। लॉर्ड कैनिंग के काल में 1860 में प्रथम भारतीय बजट पेश किया गया जेम्स विल्सन के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्रथम भारतीय बजट पेश किसके काल में हुआ? कैनिंग के काल में। किसने किया? तो जेम्स विल्सन ने, ध्यान रखना है। लॉर्ड कैनिंग के काल में ही 1861 में IPC भारतीय दंड संहिता तथा इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया था, भारत आया। और इसके तहत देखिए उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई, हाई कोर्ट की 1862 में। कहाँ पर किया गया? तो कलकत्ता में, मद्रास में और बम्बई में, ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 1862 ईस्वी में पोर्टफोलियो कमीशन जो है ये लॉर्ड कैनिंग के काल में भारत आया, जिसके बाद लॉर्ड कैनिंग ने भारत में जो विभाग होते थे उसका विभागीकरण किया। लॉर्ड कैनिंग को भारतीय विभागीकरण का जनक कहा जाता है। विभागीकरण में आप समझें कि जैसे है जल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, इस तरह का जो भी विभाग होता है ये विभागीकरण किया था लॉर्ड कैनिंग ने, इसलिए इसको भारतीय विभागीकरण का जनक कहा जाता है। दोस्तों अगला जो है हमारा है लॉर्ड मेयो, जो कि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, जो कि शायद और बड़ा हो जाएगा, इसलिए अगला जो भी बचे हुए गवर्नर हैं उसे हम अगले पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ताकि और जल्द से जल्द
वीडियो आए। शुक्रिया।